फ्रेंड्स, हाय, आई एम अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्ट्यू। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम जो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ रहे थे। हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमने जो लिटरेरी सोर्सेज थे और जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे वो पढ़ना स्टार्ट किया था। लिटरेरी सोर्सेज हमारे पूरे ख़त्म हो चुके थे। लिटरेरी सोर्सेज में हमने जो फॉरेन अकाउंट था वो भी देखा था और जो इंडिजीनियस सोर्सेज थे वो भी सारे देखे थे। इंडिजीनियस सोर्सेज में हमने सारी जो हमको रिलीजियस से रिलेटेड बुक्स से जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है पहले वो देखी थी। इसके अलावा फिर हमने जो सेक्युलर टेक्स्ट थी उनमें जो भी इंफॉर्मेशन हमको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है वो देखी थी। जो इम्पॉर्टेंट किंग्स की जो बायोग्राफी थी उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो देखी थी। जैसे कि भाट भट्ट की जो हर्षचरित्र बुक है उसमें से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखी थी। राजतरंगिणी जो बुक है कल्हन की उसके बारे में देखा था। अर्थशास्त्र के बारे में देखा था। फॉरेन अकाउंट में हमने मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका उसके बारे में देखा था। उसके अलावा हमने जो इब्न बतूता की बुक है रिहाला उसके बारे में देखा था। अलबरूनी की जो बुक है किताबुल हिंद उसके बारे में देखा था। तो इस तरीके से हमने जो भी लिटरेरी सोर्सेज हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे वो सारे कवर करे थे। और यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उन लेक्चर्स में सारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कवर किए गए हैं। फिर उसके बाद में जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा था। इंस्क्रिप्शन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। सारे वो इंस्क्रिप्शन देखे थे जो हमको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अशोका के टाइम के हमने इंस्क्रिप्शंस देखे थे। जो मेजर माइनर जो उनके रॉक एडिक्ट्स हैं जिनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखे थे। उसके अलावा जो दूसरे किंग्स हैं, जो दूसरी डायनेस्टी है, जो उनके इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है वो देखे थे। जैसे कि खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखा था। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन देखा था। भानुगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन देखा था। सतवाहन डायनेस्टी के 2 इंस्क्रिप्शंस देखे थे। एक गौतमी पुत्र शतकर्णी से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन था वो देखा था। उसके अलावा नागानिका नानाघाट इंस्क्रिप्शन देखा था। तो इस तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस थे वो हमने पूरे कवर किए थे। और जितना लिटरेरी सोर्सेस में इम्पॉर्टेंट था वो भी हमने पूरा ढंग से कवर किया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे। कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। और कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। पूछा जा चुका है कि कॉइन्स किस तरीके से हेल्प करते हैं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हम कॉइन्स से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉइन्स बेसिकली होता क्या है। कॉइन्स बेसिकली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मतलब क्या आप उसको एज अ करेंसी यूज़ करते हैं और ये काफ़ी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टाइम से यूज़ होते आ रही है। ठीक है, पहले बार्टर सिस्टम चलता था और बार्टर सिस्टम के बाद में कॉइन्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होने लगे। पेपर करेंसी तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई, बट जो करेंसी के तौर पे जो सबसे पहले यूज़ होना स्टार्ट हुआ वो कॉइन्स ही थे। ठीक है, अब ये जो कॉइन्स है किस तरीके से हमको हेल्प करते होंगे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये हमको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो उस समय की डायनेस्टीज़ होती थी या उस समय के जो किंग्स होते थे वो जो अपने कॉइन्स बनवाते थे उस पर कुछ इंस्क्राइब करवाते थे। जैसे कि कहीं आपको कॉइन्स के ऊपर जो किंग होते हैं उनके पिक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, कहीं हमको उनकी डेट्स देखने के लिए मिलेंगे कि वो किस टाइम से किस टाइम तक थे। तो इस तरीके से वो एक क्रोनोलॉजी बनाने में हमको हेल्प कर देते हैं कि इस समय ये किंग आए थे, इस समय ये किंग आए थे। इसके अलावा कॉइन्स हमको इस तरीके से हेल्प करते हैं कि जिस जगह पे जिस डायनेस्टी के या जिस किंग से रिलेटेड कॉइन्स हमको मिलते हैं तो हमको पता चलता है कि उस राजा का इन्फ्लुएंस इस एरिया तक हमने देखा है, या वो राजा का जो एक्सपेंशन था टेरिटरी का वो इस एरिया तक था। ठीक है, तो इस तरीके से कॉइन्स हमको हेल्प करते हैं। अब ये कॉइन्स की क्या करते हैं, कॉइन्स हमको कंफर्म कर देते हैं। वेट फॉर अ मिनट। अरे कहाँ से समथिंग वेंट रॉन्ग।
कॉइन्स हमको बेसिकली कंफर्म करते हैं, रिवाइज करके बताते हैं, चेंजेस बता पाते हैं और एक्सटेंड द फैक्ट रिसीव फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज। अब जो फैक्ट्स हमको लिटरेरी सोर्सेज से मिलते हैं उसको बहुत बार कॉइन्स कंफर्म करते हैं। कॉइन्स की हेल्प से हम उस चीज़ को कंफर्म कर पाते हैं कि हाँ भाई ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ था। तो इस तरीके से कॉइन्स हमको हेल्प करते हैं कुछ चीज़ों को समझने में। अब जो कॉइन्स होते हैं वो कुछ मेटल्स के बने होते थे उस टाइम पे, मेनली कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड वगैरह ये यूज़ किए जाते थे कॉपर कॉइन्स को बनाने के लिए। अब जो हमारे यहाँ पे जो कॉइन्स मिलते हैं, जो इंडिया में जो कॉइन्स मिले हैं, ये दो तरीके में हमने डिवाइड करे हैं। एक माने जाते हैं फॉरेन कॉइन्स और एक माने जाते हैं इंडिजीनियस कॉइन। फॉरेन कॉइन्स हमको ये हेल्प करते हैं, ये बताने में हेल्प करते हैं कि फॉरेन जो किंग्स थे या फॉरेन जो किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, उनका क्या इन्फ्लुएंस था या उनके साथ हमारी किस तरीके की ट्रेड एक्टिविटीज़ थी। ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन करने में हमको ये वाले जो कॉइन्स होते हैं फॉरेन कॉइन्स ये हेल्प करते हैं। और इंडिजीनियस जो कॉइन्स हैं वो हमको बेसिकली ये बताते हैं कि किसका किसके साथ है ना जो डायनेस्टी थी या कौन सा जो किंग था उसका एक्सपेंशन कितना रहा या कहाँ तक उनका एक्सपेंशन था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, ये जानने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो इंडिजीनियस कॉइन्स हैं वहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ जो कॉइन हम इंडिजीनियस कॉइन में देखते हैं वो है पंच मार्क्ड कॉइन। ठीक है, पंच मार्क कॉइन, 2 मिनट, आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये इस तरीके के दिखते थे पंच मार्क कॉइन, क्वाड्रिलेटरल इन शेप होते थे। अब इसको पंच मार्क्ड कॉइन क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसके ऊपर पंच्ड रहता था, पंचिंग के थ्रू आप कैसे पंच लगा देते हैं उस तरीके से इस पर पंच्ड रहते थे। इस पर कहीं ट्री बने होते थे तो कहीं हिल्स बनी होती थी, कहीं एनिमल्स के डायग्राम्स हमको देखने मिलते थे, इसलिए हम इन कॉइन्स को पंच मार्क्ड कॉइन कहते हैं। ये जो कॉइन्स हैं ये बेसिकली महाजन पद्स के टाइम चलते थे, मतलब कि ये जो कॉइन है अराउंड 600 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड है, तब से लेकर शुंग डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था अराउंड 100 BC के टाइम पीरियड तक, अराउंड 500 ईयर्स तक पंच मार्क कॉइन्स का यूज़ होता रहा इंडिया में। ठीक है, सर्कुलेटेड फॉर अराउंड 4 सेंचुरी, 6 सेंचुरी से लेकर 2nd सेंचुरी BC तक के हमको इसके एविडेंसेस मिलते हैं। जो महाजन पद्स की जो इमर्जेंस था, जो स्टार्टिंग हुई थी महाजन पद की, वो अराउंड 600 से 500 BC के बीच में हुई थी। तब से लेकर जो शुंग डायनेस्टी के जो किंग थे जिनका टाइम पीरियड था 185 BC से स्टार्ट हुआ था और अराउंड 75-78 BC तक जिनका टाइम पीरियड था, तब तक इंडिया में पंच मार्क्ड कॉइन का यूज़ हुआ है। ठीक है, अर्लीस्ट कॉइन थे ये इंडिया के, अर्ली कॉइन ऑफ इंडिया। पंच मार्क्ड इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि पीस ऑफ मेटल पे पंच्ड होते थे विथ सर्टन मार्क्स। ठीक है, और सिम्बॉल्स सच एज हिल्स, ट्री, फिश, बुल एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के ये कॉइन्स दिखते थे, महाजनपद वाले रीजन में यूज़ होते थे। अराउंड 400 to 500 ईयर्स तक इंडिया में यूज़ होते रहे। 6 सेंचुरी BC से लेकर 1st या 2nd सेंचुरी BC तक हमको इन कॉइन्स के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉइन्स होते थे इनको पंच मार्क्ड इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके ऊपर पंच्ड होता था, मतलब कि इन पे कुछ लिखा नहीं होता था, पंचिंग होती थी पर्टिकुलर सिम्बॉल्स की, जैसे कि आपको इस पे ट्री देखने मिलता था, बुल्स देखने मिलते थे, फिशेस देखने मिलते थे। इस तरीके के सिम्बॉल्स इन पंच मार्क कॉइन पे पाए गए हैं और इनका जो शेप होता था वो क्वाड्रिलेटरल होता था। ठीक है, महाजन पद्स क्या होते हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये वाला पूरा एरियाज़ में महाजन पद थे, यहाँ पे अंग महाजन पद आता है, तो यहाँ पे गंधार तक्षशिला वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे अवंती उज्जैन वाला पार्ट आ जाता है। तो ये सारी जो आप मैप में देख रहे हैं ये पूरा पार्ट जो होता था महाजन पद होते थे। और महाजन पद का जो स्टार्टिंग हुई थी वो 500 BC 600 BC के आसपास हुई थी। तब से लेकर शुंग डायनेस्टी तक हम पंचमार्क कॉइन का यूज़ देखते हैं हिस्टोरिकल टाइम में। ठीक है, अब उसके अलावा हम देखते हैं
कि ये जो कॉइन्स थे इनको जो इनिशियली जो इशू किया था ये गिल्ड्स ने इशू किया था। गिल्ड्स क्या होते थे? गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स बोल सकते हो आप, जो मतलब कि एक समूह होता था, ये व्यापारियों का समूह है। तो इस तरीके के, या फिर ये सिल्क वीवर्स का समूह है, गिल्ड्स ऑफ सिल्क वीवर, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, इस तरीके से ये जो समूह होते थे, ये ग्रुप होते थे, ये इनको इशू करते थे। बट बाद में ये जो पंचमार्क कॉइन है इनको स्टेट इशू करने लगा था। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पंचमार्क कॉइन। ये हमको बताते हैं कि उस समय किस तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था, किस तरीके के कॉइन्स उस समय यूज़ किए जाते थे। अब हम देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं इंडिया पे, या जो फॉरेनर्स इंडिया आए हैं, क्योंकि जो ग्रीक वाला पार्ट था, या जो पर्शिया वाला पार्ट था, मेसोपोटामिया वाला पार्ट था, ये जो रीजन है यहाँ पे कॉइन्स का यूज़ हमसे पहले होना स्टार्ट हो गया था। और जो यहाँ पे जो कॉइन्स थे उस पे अलग अलग तरीके के सिम्बॉल्स होते थे, किंग्स के पिक्चर्स होते थे। तो ये जो फॉरेनर्स का जो इन्वेजन हम इंडिया पे देखते हैं और जो इनका सेटलमेंट देखते हैं, उसके साथ हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो फॉरेनर्स इंडिया में आए और जहाँ पे सेटल हुए और यहाँ पे रूल किया, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कॉइन्स को इशू भी किया, और जो इनके कॉइन्स थे वो हमको बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब वो कैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं? जैसे कि जो इनके कॉइन्स थे, इन पे किंग्स के नाम लिखे होते थे, किंग्स की जो मेजर एक्टिविटीज़ होती थी वो लिखी होती थी। एक तरफ जो इनके जो गॉड के ये फॉलोअर होते थे वो बने होते थे, एक तरफ किंग का फोटो बना होता था, या जो किंग थे उनका जो टाइम होता था रूलिंग का वो लिखा होता था। तो इस तरीके से ये जो कॉइन्स थे हमको काफ़ी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स। जो इंडो बैक्टीरियन कॉइन थी वो हमको किस तरीके से हेल्प कर लेते हैं। अब इंडो बैक्टीरियन कॉइन्स देखने के पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली ये कौन से एरियाज़ में आए और इन्होंने कहाँ पे रूल किया। ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये इंडो स्केथियंस के पहले इंडो बैक्टीरियंस के पास था। ठीक है, इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उनका रूल था इस एरिया में। और ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो वाला पार्ट होता है, फ्रंटियर प्रोविंस वाला पार्ट, यहाँ पर ही इन्होंने अपने कॉइन्स को इशू किया था। अब जो इनके कॉइन्स थे, जो इनमें एक प्रैक्टिस होती थी राजा का नाम लिखने की, राजा का फिगर बनाने की, उनके जो भगवान डीटीज़ को जो वो फॉलो करते थे उनका जो फिगर्स होते थे वो इनके कॉइन पे बने होते थे। और इस तरीके के कॉइन सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन किंग्स ने स्टार्ट करे थे इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में, क्योंकि इनका रूल इसी पार्ट में था। तो इसी पार्ट में इनने ये कॉइन्स को इशू किया था। और ये कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमको ये समझने में कि वो कौन से रिलीजन के फॉलोअर थे, या उन जो किंग थे उनका टाइम क्या था, टाइम पीरियड क्या था। और फिर हम इनको देखते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस में जो लिखा हुआ है इनसे इन कॉइन्स की इंफॉर्मेशन मैच कर रही है कि नहीं। तो ये हमको हेल्प करते हैं जो लिटरेरी सोर्स का अकाउंट है उसको देखने में कि हाँ ये मतलब कि ये करेक्ट भी है कि नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो इनके कॉइन्स हैं वो किस तरीके के होते थे। ये इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं। ये एक तरफ कुछ इस तरीके का फिगर दिख रहा है आपको, एक तरफ ये किंग का फिगर दिख रहा है। ये हमको बताते थे कि एक तरफ इनके डीटीज़ बने होते थे, एक तरफ किंग खुद बने होते थे। तो हमको समझ में आ जाता था कि ये कौन से रिलीजन के फॉलोअर हैं। इसके अलावा हमको ये भी पता चल जाता था कि कौन से किंग ने इशू किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके कॉइन्स हमको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री को जानने में। ये जो कॉइन्स हैं हमको हेल्प करते हैं, इनेबल अस टू कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंडो ग्रीक बैक्टीरियन रूलर्स। जो इंडो बैक्टीरियन रूलर्स हैं उनकी जो क्रोनोलॉजी है किंग्स के रूल करने की, या उनके जो पर्टिकुलर जो हिस्ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके जो कॉइन्स हैं, ये जो कॉइन इनने इशू करे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सोर्सेस में आप देखेंगे कि शायद कुषाण किंग्स ने है ना गोल्ड कॉइन फर्स्ट इशू की, बट इंडिया में सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए हैं वो इंडो बैक्टीरियन रूलर्स के द्वारा किए गए हैं, इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा किए गए हैं, ना कि
कुशान किंग्स के द्वारा, इंडो बैक्टीरियन रूलर्स ने करा था। ऑल्दो जो एरिया था इनका गोल्ड कॉइन्स को इशू करने का वो बहुत छोटा एरिया था, उसके अलावा इनने बहुत लिमिटेड वे में इन कॉइन्स को इशू करा था। बट यदि ये क्वेश्चन आता है और यदि आप ये पढ़ते हैं कहीं कि कौन ऐसे किंग्स थे जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन को इशू करा था, तो वो इंडो बैक्टीरियन रूलर्स आएंगे, ना कि कुशान्स आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि कहीं जगह पे ये देखने मिलता है कि कुशान्स लिखा होता है, बट वो कुशान्स नहीं है, इंडो बैक्टीरियन किंग्स होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में गोल्ड कॉइन को इशू किया था। वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। अब जो हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन मैनी वे था इनके कॉइन में एंड अल्टीमेटली हैड अ ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कॉइनेज। जो इनके जो कॉइन्स थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, उनका जो डायग्राम्स होते थे। अब आप देखिए इसमें इस जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे, इंडो बैक्टीरियन जो रूलर्स थे, इनका टाइम पीरियड अराउंड 200 BC से लेकर 50 BC का है। तो आप समझिए ये 2000 ईयर ओल्ड कॉइन है। अब आप इस कॉइन का जो क्वालिटी है, जो इस पर इंस्क्राइब किया गया है, जो इस पर लिखा गया है, आप उसका क्वालिटी देखकर समझ सकते हैं कि इनने कितने अच्छे तरीके के कॉइन बनाए थे उस समय के हिसाब से। तो ये जो कॉइन्स थे इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा बाद की जो किंग्स रहे उन पे, बाद के जो इंडिया में रूल करने वाले रूलर्स रहे उनके ऊपर, और उन्होंने इन कॉइन्स से इन्फ्लुएंस होकर अपने कॉइन्स को बनाया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि स्केथियंस कौन थे। स्केथियन है ना, जो हमारा ईरान वाला ये वाला जो रीजन है, वहाँ से आई हुई एक ट्राइब थी। इसके अलावा पार्थियंस थे, इनके बारे में हम देख लेते हैं। इसके अलावा कुशान किंग्स कॉइन्स, ये तीनों फॉरेन इन्वेजन्स थे, और ये इंडिया में आके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाला जो प्रोविंस था, इस एरिया में इनका रूल स्टार्ट हुआ। ये जो इंडो स्केथियंस थे पहले इनका रूल यहाँ था, फिर ये वेस्टर्न क्षत्रप को इनने ऐड कर लिया, फिर ये वाले पार्ट को ऐड कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो कुशान किंग थे आप देखेंगे कि उनका रूल इतने पार्ट पे हो गया था। इस तरीके से ये जो फॉरेन इन्वेजन्स थे इनने इंडिया को इन्वेट किया, यहाँ पे ये सेटल हुए, और इनने जो कॉइन्स इशू करे उनने बहुत हेल्प करी इंडिया को अपनी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में। ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में ये तीनों ने रूल किया। इन लोगों के जो कॉइन्स थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया को अपनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ स्केथियन, पार्थियंस और कुशान। कब कौन से पार्थियन किंग्स आए, कब कौन से कुशान किंग्स आए, या कब कौन से स्केथियन किंग्स आए, यह हमको इनके जो कॉइन्स हैं उनके बेसिस पे पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल शाक सत्रप रुद्रदामन इशू डेटेड कॉइन इन संस्कृत। सबसे पहले ये जो रुद्रदामन जो कि स्केथियन किंग्स थे, शाक सत्रप के किंग थे, इस पार्ट में इनका रूल था। ये वेस्टर्न क्षत्रप का पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में इनका रूल था रुद्रदामन का। और ये जो रुद्रदामन थे इन्होंने डेटेड कॉइन इशू की। ठीक है, तो ये डेटेड कॉइन थे, इसलिए बहुत हेल्प हुई हमको इस कॉइन्स के थ्रू उस समय का टाइम पीरियड को जानने में। अब ये जो रुद्रदामन थे इनका टाइम पीरियड था 130 से 150 AD, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। उस समय में इनने डेटेड कॉइन इशू करे थे जिसने बहुत हेल्प करी इंडिया को अपनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। इसके बाद में हम सतवाहन्स के बारे में देखते हैं। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे सतवाहन्स का रूल था। अब ये जो सतवाहन्स रूलर थे इनके इस तरीके के कॉइन थे। ये डेक्कन में रूल करने वाली डायनेस्टी थी, स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के तौर पे इमर्ज हुई थी ये मौर्यंस के बाद में और गुप्ता के पहले साउथ इंडिया के रीजन में। इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है, इनके इस तरीके के कॉइन्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और जो इनके कॉइन होते थे ये लेड के बने होते थे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज और पोटेन, ठीक है, इसके कॉइन बने होते थे सतवाहन्स के। हम देखते हैं कि जो कुशान किंग्स है या जो इंडो ग्रीक इंडो बैक्टीरियन रूलर्स रहे हैं या स्केथियंस रहे हैं, पार्थियंस रहे हैं, इनके जो कॉइन्स थे वो मेनली सिल्वर, कॉपर या गोल्ड के होते थे। इसी तरीके से आप गुप्ता प्लेट के भी कॉइन देखेंगे तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड के मेनली होते थे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सतवाहन डायनेस्टी थी उनके जो कॉइन होते थे वो लेड के होते थे। कॉपर, ब्रॉन्ज और पोटिन जो दूसरे मेटल्स आते थे, मेनली उन मेटल्स के इनके कॉइन्स पाए गए हैं। ठीक है,
Kushan ruler were the first ruler in India who issue gold coin regularly on the large scale, और इनके जो गोल्ड कॉइन होते थे उनकी प्योरिटी बेस्ट मानी गई है एंशियंट इंडिया के टाइम पे जितने भी कॉइन्स इशू हुए। ठीक है, ये जो कॉइन्स हैं ये कुशान किंग्स के गोल्ड कॉइन्स हैं। आप इन कॉइन्स को देखकर समझ सकते होंगे कि ये जो कुशान किंग्स हैं इनका जो टाइम पीरियड था ये 1st सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड था, काफ़ी पुराना टाइम है। बट आप इनके कॉइन्स देखकर देख सकते हैं कि कितना प्योरिटी वाले कॉइन दिख रहे हैं। ये गोल्ड के कॉइन होते थे, इन पे जो स्ट्रक्चर जो भी इंस्क्रिप्शन आपको देख पाते थे इंस्क्राइब किया होता था वो काफ़ी अच्छे से इंस्क्राइब किया होता था, काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को डिटेल में बताया होता था। अब ये जो कुशान किंग थे ये फर्स्ट किंग नहीं है इंडिया में जिन्हें गोल्ड कॉइन इशू करे। फर्स्ट जो किंग थे वो इंडो बैक्टीरियन किंग थे, उसके बाद में कुशान्स ने गोल्ड कॉइन्स को इशू करा। बट इनके जो गोल्ड कॉइन की जो क्वालिटी थी, जो प्योरिटी थी वो बेस्ट मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर रूलर्स ऑफ दैट टाइम। ठीक है, जो गुप्तास के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स इशू हुए उससे भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेटर क्वालिटी थी कुशान किंग्स के गोल्ड कॉइन्स की। ठीक है, अब इसके बाद में हम देख लेते हैं गुप्ता कॉइन्स के बारे में। अब ये जो गुप्तास कॉइन है, गुप्तास ने लार्ज स्केल इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, इन्हें काफ़ी लार्ज नंबर पे गोल्ड कॉइन इशूज़ करे। इनका रूल भी काफ़ी बड़े एरिया में था। आप ये डायग्राम में देख रहे हैं जितना भी ये ब्लू एरिया दिख रहा है ये गुप्ता का जो रूलिंग एरिया था वो था। बाद में इनने अपना ये एरिया, यहाँ वाला एरिया भी पूरा कवर कर लिया था। तो इस तरीके से इतने बड़े एरिया में आपको गुप्ता कॉइन के एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो गुप्ता कॉइन्स के जो एविडेंसेस हैं ये हमको हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो इनके कॉइन्स थे वो बहुत वाइड स्केल पे इनने वो करे थे, इशू करे थे, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे इनका रूल था। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर हु फर्स्ट ऑफ ऑल इशूड द गोल्ड कॉइन। जो गुप्ता रूलर्स थे उसमें जो चंद्रगुप्त वन थे वो फर्स्ट रूलर थे जिनने गोल्ड कॉइन को इशू करना स्टार्ट करा था। आप देख सकते हैं इस तरीके का गोल्ड कॉइन होता था गुप्तास का। इस पे भी आप देखिए कि कितना अच्छे से चीज़ों को इंस्क्राइब किया गया है, कितने अच्छे से ये कॉइन बनाया गया है। और ये जो इन्फ्लुएंस है ये इंडो ग्रीक्स जो कॉइन है उसके इन्फ्लुएंस से इस तरीके के कॉइन्स बनना इंडिया में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये स्केतियन ये रुद्र दामन का कॉइन था। इस तरीके से एक तरफ पिक्चर बने होता था, एक तरफ टाइम पीरियड और ईयर्स वगैरह लिखे होते थे। तो इस तरीके का ये जो कॉइन है ये स्केतियंस का कॉइन था। गुप्ता एम्पायर का जो कॉइन था ये भी गोल्ड का होता था, बट प्योरिटी वाइज जो गोल्ड का प्योर कॉइन होता था वो कुशान किंग्स ने इशू किया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त वन थे इनने किंग क्वीन टाइप कॉइन्स को इशू करा था और चंद्रगुप्त कुमार देवी कॉइन इशू करा था। मतलब कि जो इनके कॉइन्स होते थे उस पे राजा रानी दोनों बने होते थे, तो उससे हमको पता चलता था कि हाँ ये चंद्रगुप्त वन का कॉइन है, इनकी जो वाइफ है इनका नाम कुमार देवी है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको इनके कॉइन के बेसिस पे देखने के लिए मिलती है। गुप्ता रूलर्स में जो चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य थे, ये आप स्टार लगा लीजिए, ये फर्स्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के जिनने सिल्वर कॉइन्स इशू करे थे। फर्स्ट रूलर हु इशूड सिल्वर कॉइन। ठीक है, आप ये बात इनके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद में इसी डायनेस्टी के किंग थे रामगुप्त। रामगुप्त के टाइम पे कंडीशन इतनी ख़राब थी कि इन्हें कॉपर कॉइन इशू करें। ठीक है, नहीं तो आपको जो गुप्ता परेड देखने मिलेगा, गुप्ता परेड में मेनली इस तरीके के सिल्वर, ये सिल्वर कॉइन था उनका, ये उनका गोल्ड कॉइन था, इस तरीके के सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स इशू होते थे। बट जो रामगुप्त जो कि गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के पहले उनके भाई, उनके टाइम पे कॉपर कॉइन्स इशू हुए थे। ठीक है, अभी जो गोल्ड कॉइन्स होते थे इनको गुप्ता परेड में दिनार कहा जाता था, सिल्वर कॉइन को रूपक कहा जाता था। रूपक, रुपया ये यहीं से आए हैं ड्यूरिंग गुप्ता परेड। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको गुप्ता परेड से
पता चलती है। इसके बाद में हमको फॉरेन के जो कॉइन्स है वो क्या हेल्प करते हैं। फॉरेन कॉइन्स यदि हमको मिलते हैं इंडिया में कहीं पे, तो हमको इससे ये बात क्लियर होती है कि उस समय किस तरीके की ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी। तो ये हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने में हमको हेल्प करते हैं फॉरेन कॉइन्स। अब हम देखते हैं कि इंडिया में रोमन एम्पायर के कॉइन्स फाउंड होते हैं इन द वेरियस पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली एरिकमेंडू नियर पौंडीचेरी कर्नाटका। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अरिकमेंडू करके प्लेस है कर्नाटका में। तो इस एरिया में आपको जो रोमन एम्परर्स हैं उनके कॉइन्स देखने मिलते हैं। इससे हमको पता चलता है कि उस समय ट्रेड एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी रोमन एम्पायर्स के साथ साउथ इंडिया की। इसके अलावा अगस्टस करके जो रोमन किंग थे, रोमन एम्परर, इनका टाइम पीरियड था 27 BC से लेकर 14 AD। इसके अलावा तिब्रिस करके एक किंग थे जिनका टाइम था 14 से लेकर 37 AD। मैक्सिमम कॉइन्स हमको इस टाइम के मिलते हैं। तो हमको पता चलता है कि जो 1st सेंचुरी AD का जो टाइम पीरियड था उस समय पे रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड एक्टिविटी था साउथ इंडिया का। ट्रेड रिलेशंस के बारे में हमको इनसे कॉइन्स से पता चलता है। ठीक है, तो कॉइन्स हमको किस तरीके से हेल्प करते हैं। कॉइन्स हमको हेल्प करते हैं क्रोनोलॉजी पता लगाने में कि कौन से डायनेस्टी में कब कौन से किंग्स आए। इसके अलावा हमको ये भी इंडिकेशन मिल जाता है कॉइन्स की क्वालिटीज़ को देखकर कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होगी। यदि कोई कॉपर के कॉइन इशू कर रहा है या क्वालिटी ऑफ कॉइन बहुत अच्छी नहीं है, तो इससे हमको पता चलता है कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए इस तरीके के कॉइन्स इशू करना पड़े होंगे। इसके अलावा यदि हमको फॉरेन के कॉइन्स मिलते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि उस समय किस तरीके के ट्रेड रिलेशंस थे। इसके अलावा जिस एरिया से हमको कॉइन्स पता चलते हैं तो वो हमको ये हेल्प करते हैं कि हम ये समझ पाएँ कि जो किंग का जो एक्सपेंशन था, जो उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, वो कहाँ तक था, कहाँ तक उनका रूल था, ये समझने में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो कॉइन्स हैं हमको हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉइन्स किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं आपको हिस्ट्री जानने में, तो आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इस चीज़ के लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरीके से कॉइन्स हमको हेल्प करते हैं। ये जितना हमने कॉइन से रिलेटेड पढ़ा ये मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉइन पे पर्टिकुलर। अब देख लेते हैं हम मॉन्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें। अब मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्या देखते हैं हम कि जो एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा और मोहनजोदारो हुआ, तो हमको पता चलता है कि आज से 5000 साल पहले हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये जो इंडो स्केथियन रूल है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था। क्या टाइम पीरियड था इस सिविलाइजेशन का? इस सिविलाइजेशन का जो कार्बन डेटिंग के बेसिस पे हमको टाइम पीरियड पता चलता है, वो पता चलता है 2500 BC से लेकर 750 BC तक अराउंड। तो इस टाइम पे यहाँ पे एक सिविलाइजेशन था, एक अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सोसाइटी रहती थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमको इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला? तो इस सिविलाइजेशन के बारे में हमको यहाँ से जो एविडेंसेस मिले, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, जो मॉन्यूमेंट्स मिले, उसके थ्रू पता चला। अब जो यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स थे वो कैसे एक्सकेवेटेड हुए, ये एक्सीडेंटली हमको मिले थे। यहाँ पे एक्चुअली ट्रेन लाइन बिछ रही थी और रेलवे ट्रैक डालते टाइम पे कुछ एविडेंसेस मिलना हुए हड़प्पा के पास में 1921 के आसपास, और तब हमको ये रावी रिवर के बैंक पे हड़प्पा था और उस समय हमको पता चला कि यहाँ पे पहले कोई सिविलाइजेशन था और उसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया, क्योंकि ये जो हड़प्पा था वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी था और यहाँ पे जो मेन रिवर है वो इंडस है और रावी उसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा मतलब कि इंडस के अलावा इसकी 5 रिवर्स ट्रिब्यूटरी है और इसी रीजन में मेनली ये सिविलाइजेशन पाया गया, इसलिए हमने इसको इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया। अब जो IVC है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसने हमको हेल्प करी ये समझने में कि जो वैदिक कल्चर है 1500 BC के पे जो स्टार्ट हुआ, उसके पहले भी इंडिया में किसी तरीके का कल्चर एक्टिविटी थी या कल्चर पाया जाता था। ठीक है, तो हमको इस तरीके के जो एविडेंसेस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिले। अब जो हम सेकंड देख लेते हैं वो है अर्लीस्ट सैंपल ऑफ पेंटिंग कब मिलते हैं। तो इंडिया में जो अर्लीस्ट सैंपल ऑफ पेंटिंग है वो भीमबेटका केव से मिलते हैं।
भीमबेटका केव से मिलते हैं। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। इस लोकेशन पे आपको ये भीमबेटका के वो मिलते हैं एविडेंसेस। भोपाल और रायसेन डिस्ट्रिक्ट है भोपाल के पास, वहाँ पे इसके एविडेंसेस मिलते हैं हमको। अब क्या मिलते हैं हमको, भीमबेटका केव्स में इस तरीके की पेंटिंग्स देखने मिलती है। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू आपको याद रहेगा किस तरीके की पेंटिंग्स देखने मिलते हैं। ये बेसिकली एक प्री हिस्टोरिक साइट है। यहाँ पे हमको पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक समय तक के सारी पेंटिंग्स के एविडेंसेस मिलते हैं, और ये पेंटिंग्स हमको हेल्प करती है उस समय की सोसाइटी, उस समय के कल्चर को समझने में। क्योंकि ये जो पेंटिंग्स है इसमें कुछ आपको डांसिंग, कुछ म्यूज़िक, कुछ एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पे बियर पेंटिंग्स पाई गई, तो आपको ये समझ में आता है कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ उस समय के लोग परफॉर्म करते थे। तो इस तरीके से ये हमको हिस्ट्री जानने में हेल्प करती है। इसके अलावा हम देखते हैं केव आर्किटेक्चर, तो अजंता केव, एलोरा केव, बाग केव, ये हमको देखने मिलता है 1st सेंचुरी एडी से लेकर 10th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी एडी तक के ये हमको केव्स देखने मिलते हैं। ये इस तरीके की केव है अजंता केव। इसके अलावा एलोरा केव्स देखने मिलती है, बाग केव्स देखने मिलती हैं। यहाँ पे काफ़ी तरीके के स्कल्पचर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा रॉक कट आर्किटेक्चर पाया जाता है, पेंटिंग्स पाई जाती है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमको क्लियर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या देखा मॉन्यूमेंट में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के मॉन्यूमेंट्स में हमको मिलता है दश अवतार टेम्पल। दश अवतार टेम्पल जो है ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि गुप्ता पीरियड के पहले इंडिया में हमें कोई भी टेम्पल आर्किटेक्चर के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो 4th सेंचुरी एडी के पहले इंडिया में टेम्पल्स थे ही नहीं। ये जो टेम्पल का जो कल्चर है ये 4th सेंचुरी एडी के बाद में इंडिया में स्टार्ट हुआ है, और ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल है। इस समय इस तरीके के टेम्पल्स बनाए जाते थे। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके के टेम्पल्स बनाए जाते थे उस समय। अब हम जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, नागारा स्टाइल टेम्पल, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या आर्किटेक्चर है, किस तरीके का आर्किटेक्चर है, तो शिखर है कि विमान है, ये सारी चीज़ें हम उस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और जो टेम्पल आर्किटेक्चर के जो अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं हमको, वो हमें गुप्ता पीरियड के टाइम से ही मिलना स्टार्ट होते हैं। उसके पहले हमारे पास कोई भी टेम्पल आर्किटेक्चर के एविडेंसेस नहीं हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो टेम्पल है दश अवतार टेम्पल, ये नगारा स्टाइल टेम्पल है। ठीक है, ये जो नगारा स्टाइल टेम्पल है बेसिकली इसमें शिखर होता है। ये देख रहे हैं आप, ये जो लिंगराज टेम्पल है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पाया गया है टेम्पल, ये वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। हम इस टेम्पल के बारे में डिटेल में देखेंगे, बट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल है नगारा स्टाइल टेम्पल का। आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, ये हमको मॉन्यूमेंट के तौर पे याद रखना है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज पे हमको ये पता चलता है कि जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर उड़ीसा का, ये बेस्ट एग्जाम्पल है नगारा स्टाइल टेम्पल का। ये शिखर स्टाइल होता है, ये शिखर माना जाता है इसमें। ठीक है, उसके अलावा यदि हम द्रविडियन स्टाइल टेम्पल देखते हैं तो द्रविडियन स्टाइल टेम्पल में जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बृहदेश्वर महादेव टेम्पल तांजोर। ये तमिलनाडु में है तांजोर, ये बृहदेश्वर महादेव टेम्पल। ये जो देख रहे हैं आप, इस स्ट्रक्चर को विमान कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है द्रविडियन स्टाइल टेम्पल का। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस वहाँ से हमको किस तरीके के एविडेंसेस मिले। तो उस वहाँ से हमको इस तरीके के कुछ स्टैच्यूज़ मिले हैं, कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं। ठीक है, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आप देख रहे हैं, ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ब्रॉन्ज मेटल की बनी हुई है। ये जो डांसिंग गर्ल है ये काफ़ी सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, तो ये हमको हेल्प करती है समझने में कि उस समय किस तरीके की ज्वेलरीज लेडीज़ें पहनती थी। या फिर ये जो मेल टॉर्सो का जो स्ट्रक्चर है ये हमको हेल्प करता है स्कल्पचर समझने में कि ये किस तरीके की शॉल लिए हुए हैं, तो उस समय किस तरीके का कस्टम था, किस
तरीके के कपड़े पहनते थे, ये समझने में हमको हेल्प करता है। तो ये मॉन्यूमेंट्स कहाँ के हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। अब आईवीसी क्या है हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लिया है। इसके अलावा जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट करेंगे। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ के जितने भी एविडेंसेस हमको मिले हैं, जो भी चीज़ें मिली हैं, वो सब डिटेल में कवर करेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है। आज के लेक्चर में हमने मॉन्यूमेंट्स देख लिए, कॉइन्स देख लिए, इसके पहले हमने इंस्क्रिप्शंस देख लिए, ये सारी चीज़ें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ख़त्म कर ली, और उसके पहले हमने जितना भी लिटरेरी सोर्सेस था वो भी देख लिया। ये जो टॉपिक है हिस्टोरिकल सोर्सेस, मैं फिर बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो चारों लेक्चर्स हैं इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि मेंस हो, प्रीलिम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारा ये जो सेशन है वो अच्छा लग रहा है और ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा जो सिविल्स ट्यूब का जो पेज है उसे आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।